देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 1.5-2 साल से इस अति पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी भी हिस्सेदारी राजनीति में होनी चाहिए। उसी क्रम में आज ये सम्मेलन किया गया है। आज हम जहां बैठे हैं वो वैसे तो रिजर्व हल्का कलानौर का एरिया पड़ता है, और इसी कलानौर के साथ में जैसे महम विधानसभा है और उधर झज्जर के साथ में जो भी विधानसभा हैं, जो 17 सीटों की भाई साहब ने बात की, हम 17 सीटों पे अब तैयारी करेंगे कि 17 सीटें जितनी भी जो भी एससी जिस तरह से रिजर्व सीटें हैं उनके साथ साथ बीसीए वर्ग के लोग भी उनके साथ उनको वोट देते हैं तो वो भी उन्हें वोट दें, अन्यथा वो लोग भी अब विधानसभा में नहीं जा पाएंगे। उनके अपोजिट हम लोग अपने लोगों से कहेंगे कि उनके फिर अगर वो नहीं तैयार हैं तो उनके अपोजिट वोट करेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ कोई भी विधानसभा में नहीं उठाता है। पिछले 2016 में आपने देखा बैकवर्ड के आरक्षण में कुछ दबंग जाति के लोगों ने किस तरह से घुसने का प्रयास किया, लेकिन जितने भी 17 जो एससी वर्ग के जो विधायक थे, एक भी विधायक ऐसा नहीं निकला जिसने हमारे हक की आवाज़ उठाई हो। तो उसी दौरान उसी समय से हमें भी ऐसा लगने लगा कि हम यहाँ पर जो है ना सुरक्षित नहीं हैं जब तक हमारी हिस्सेदारी विधानसभा और लोकसभा में नहीं है। अब लोकसभा के चुनाव में तो हमारी तरफ लिए ये समस्या थी, हमारे लोगों के लिए ये समस्या थी कि संविधान को बचाना ज़रूरी था। जो तानाशाह सरकार चल रही थी जिस तरह से, उसे रोकना ज़रूरी था, लेकिन अब माहौल अलग है। अब विधानसभा का चुनाव है और ये ज़मीनी सतह के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और हरियाणा में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे नायब सिंह सैनी हो, वो अगर यूँ सोच रहे हैं कि बिना अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दिए कुछ मिल जाएगा, तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि अब ऐसा होने वाला नहीं है। लोकसभा का चुनाव कुछ मुद्दों पे था और विधानसभा के मुद्दे दूसरे हैं। हमारी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और अगर नहीं देंगे तो अब हम जल्द ही इसकी तैयारी 17 सीटों पर शुरू कर देंगे। 17 सीटें तो ऑलरेडी रिजर्व हैं, जिनमें हर पार्टी रिजर्व कैंडिडेट को टिकट देती है। देखिए, वो 17 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन उन्हीं की तरह जो कामगार लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जिन्हें हम हरियाणा में बीसीए के नाम से अति पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं, उनकी हिस्सेदारी राजनीति में आज तक शून्य के बराबर है। लोकसभा में तो एक भी सीट नहीं है, जबकि विधानसभा में सिर्फ जहाँ पर हमारी 1-2 सीटों पर जो या तो कुम्हारों की बेल्ट है या कस्बों की बेल्ट है, वहीं पर सीटें दी जाती हैं, और वो भी गुलाम प्रवृत्ति के लोगों को दी जाती हैं जो हमारी आवाज़ नहीं उठाते। तो हमें भी जो बीसीए वर्ग के लोग हैं उन्हें भी राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, तभी इन पार्टियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वरना तो अब इनका समय विपरीत शुरू हो गया है आज से। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि लोगों में जागरूकता कम है या फिर सरकार की मंशा गलत है? देखिए, ये लोगों की जागरूकता कम या एकता कम, या जो पार्टियां हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के लोगों की हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि कमेरे वर्ग के लोग सत्ता में साझे हों और इनकी कुर्सी को खतरा हो, क्योंकि ये एक बड़ा वर्ग है। 37% जिस तरह से बिहार में निकल कर आया, हरियाणा में भी आपको पता है 35% के करीब हमारी संख्या है, तो इनकी कुर्सी को खतरा है, इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि हमारी हिस्सेदारी हो। लोकसभा में आपने चुनाव लड़ा, तो इस बार विधानसभा की तैयारी होगी? बिल्कुल, लोकसभा में चुनाव लड़ा, अब विधानसभा की भी तैयारी है, और विधानसभा में लोकसभा से अलग रिजल्ट होंगे। जो लोकसभा के जो रिजल्ट लोग सोच रहे हैं कि नहीं आया, लेकिन मैं उन्हीं 470 लोगों को हथियार बनाकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। रोहतक में कलानौर विधानसभा जो है वो रिजर्व है? जी, कलानौर रिजर्व है, लेकिन रोहतक और महम में और कलोई तो रिजर्व नहीं है ना, तो महम में अच्छी खासी संख्या बैकवर्ड की है। वैसे तो रोहतक में भी है, लेकिन रोहतक का एरिया जो है ना, इन्होंने कलानौर में जानबूझ के डाल रखा है कि कहीं इनका कोई कैंडिडेट ना खड़ा हो जाए। तो कम से कम 17 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं कामतालाल ठाकुर, सामाजिक न्याय आंदोलन दिल्ली प्रभारी, और यह कार्यक्रम हम लोगों ने भारत के सभी प्रांतों में शुरू किया है।
मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर जो पटना से आए हुए हैं, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ में अपनी लंबा समय दिया है और उनके साथ में काम किया है। उनके दुख दर्द को समझा है और उस दुख दर्द को समझते हुए पूरे प्रांत में इन्होंने ये बिगुल फूका है। और भारत रत्न जो मिला है जननायक जी को, इसमें इनकी बहुत बड़ी योगदान है। इसके लिए इन्होंने लगभग 15-16 प्रांतों का दौरा किया है, हर जगह से लोगों को उकसाया है, हर जगह लोग इस पर अपना मत दिए हैं, हर जगह के लोग अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में राज्यपाल को, अपने मुख्यमंत्री को दिए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के GK शर्मा भी हैं जो राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिए थे और राज्यपाल को भी दिए थे। इसके अलावे एक बहुत अच्छी बैठक हुई हम लोगों की, जो बनारस के पास दीनदयाल उपाध्याय आजकल बोल रहा है, पहले वो मुगल सराय बोला जाता था। वहाँ जो है हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम को वहाँ के विधायक ने योगी आदित्यनाथ के पास ले गया और योगी आदित्यनाथ जी ने उसको प्रधानमंत्री को दिए। उसके बाद उन्होंने अध्ययन किया इसका, उसके बाद में ये जो है भारत रत्न मिला है। रह गई सवाल कि हम लोग जाति जाति नहीं चिल्लाएंगे और जाति पर ही केवल हम इस इलेक्शन को नहीं लड़ेंगे। मैं सुरेंद्र पंचाल जी से निवेदन करूंगा कि आप हर समाज के लोगों को, SC ST OBC EBC माइनॉरिटी सबके पास जाएं, सबको अपना विश्वास दें, उनसे अपना विश्वास लें। क्योंकि क्या होता है कि SC ST क्या करता है कि वह उसका जब कैंडिडेट खड़ा होता है तो अपने कैंडिडेट को वोट दे देता है, लेकिन जब OBC होता है तो उसको वोट न दे करके वो फॉरवर्ड क्लास को, कांग्रेस को, BJP के दे देता है, जिससे हमारी ताकत कम पड़ती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हर पंचायत में, हर ब्लॉक में घूम करके आप इस पर अमल पैदा कीजिए, इस पर अपना ताकत बनाइए और कई जगह पर इलेक्शन से पहले 2-4 जगह धरना प्रदर्शन दीजिए और धरना प्रदर्शन देने के बाद में राज्यपाल को उस डिस्ट्रिक्ट के जो हैं जो जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन दीजिए कि हमको इतना प्रतिशत हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। हम जाति जाति के संबंध में हम चिल्लाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमको जात नहीं चाहिए, हमको पूरी जमात चाहिए। जमात के साथ हम चलना चाहते हैं, हम जाति के साथ में चलना नहीं चाहते हैं। कहना तो मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन समय के ध्यान में रखते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं GK शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। आज आप वोट तक पहुँचे हैं, क्या करें? देखिए, इस पर आपने बैनर पर देखा होगा कि सामाजिक न्याय सम्मेलन है। समाज में न्याय की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे देश में जो अति पिछड़ा समाज हमारा है, जिसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, यह उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है और अपने अधिकारों को नहीं पाया, जिसका आगाज़ आज सुरेंद्र पंचाल के नेतृत्व में रोहतक में हुआ। और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। यहाँ आकर मैंने अपनी बात को रखा कि पूरे देश में हमें सामाजिक न्याय की चेतना को लेकर चलना चाहिए। जो संवैधानिक अधिकार हमारे हैं, अनुच्छेद 340 पूरे देश में लागू किया जाए, वो भी शेड्यूल 9 के तहत कर्पूरी फार्मूला पर किया जाए। तो अनुसूचित जाति के साथ जो ये लावारिस व्यवहार हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? अनुसूचित जाति के साथ लावारिस व्यवहार नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 330 के तहत 131 सांसद पार्लियामेंट में उनके बैठते हैं और 332 के तहत उनके विधानसभा में लोग 1167 लोग बैठते हैं देश के। लेकिन दुर्भाग्य है इस समाज का कि इनके लोगों का उत्पीड़न अपने से होता है। अभी ने आपने देखा कि हाथरस में जो बाबा थे वो जाटो समाज के थे और SC से आते हैं, तो कहीं न कहीं इसके ये लोग जल देते हैं, जबकि इनको आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, सारी चीज़ें इनको मिल चुकी हैं और बड़े पैमाने पर इन लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन बाबा साहब ने अनुच्छेद 340 जो लिखा संविधान में, ये चाहिए। महिला आरक्षण बिल लाया उन्होंने, वो भी चाहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों को पेंडिंग में डालकर छोड़ दिया गया। अभी पिछली सरकार ने महिला आरक्षण का विधेयक लाया, पास किया
लेकिन एक बड़े हंसी की बात आती है कि वाह रे मेरा देश, शायद एक पढ़ा लिखा समाज नहीं है, या उन महिलाओं को मूर्ख समझता है जो पहले से लोग बना के घरों में बांध कर रखते थे। जो इस देश की आधी आबादी है, जिसके आरक्षण को लेकर यह पिछली सरकार कहती है कि अभी नहीं देंगे, 2029 में देंगे। सरकार तो आपकी 24 में बनी, फिर नहीं, इसके पहले आपने घोषणा किया, तो उससे पहले तो आपको कर देना चाहिए ना। यानी ये तो छलावा हुआ, देश की उन महिलाओं के साथ छलावा करने का काम हो रहा है। हमारे अनुच्छेद 340 अति पिछड़े समाज के लोगों के साथ छलावा हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति को कई बार ज्ञापन दे दिया गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो यह हो सकता है। उन्होंने 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन कर दिया, लेकिन रोहिणी आयोग में क्या है ये पूरे देश के अति पिछड़े समाज को कुछ भी पता नहीं है। उसमें अधिकार है या नहीं है, होगा, कैसे होगा, कब होगा, इस पर भी उनका कोई रुझान नहीं है। लेकिन जब ज्ञापन गए हैं, उस ज्ञापन को पढ़कर कर्पूरी फार्मूला पर लागू करने की बात थी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जी को आमंत्रित किया और उन्होंने पूछा कि ये कर्पूरी फार्मूला बिहार में क्या है। तो रामनाथ जी भावुक होते उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने 26% आरक्षण को डिवाइड करके दिया था, 3% महिलाओं को, 3% सवर्णों को, 11% अति पिछड़े समाज को। इस तरह से उन्होंने पूरे समाज को डिवाइड करके आरक्षण दिया, इसीलिए वो जननायक कहलाए, पूरे देश में जननायक कहे गए। ये हमारे देश के आदर्श हैं, जिस जिनको देखकर भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजने का काम किया। लेकिन भारत रत्न से नवाज देने से समाज का उत्थान नहीं हुआ। समाज को दिशा और दशा भय मुक्त करने के लिए आपको एक्ट लाना पड़ेगा, अनुच्छेद 340 लागू करना पड़ेगा और पूरे संवैधानिक तरीके से इनको अधिकार देना पड़ेगा। जैसे आपने तमाम वक्ताओं को आपने सुना और अपनी बात को उन्होंने रखा कि सारे ताले को खोलने के लिए सिर्फ एक ही चाबी है, वह शासन और सत्ता। एजुकेशन छोड़ दिया गया, सब लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, लेकिन अब उस चाबी को लाने के लिए सुरेंद्र पंचाल जी से कहा गया कि आप अपने यहाँ 90 सीटों पर प्रजा जातियों के लोगों को चिन्हित कर लीजिए। भाई आपका वोट सबको लोगों को दिया है, आपने वोट कभी नहीं लिया थे, मौका लीजिए। 24 में अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इसका फ़ायदा लीजिएगा। आपको देखिए कितना समाज आपको सपोर्ट करता है। यानी सिद्ध हो जाएगा कि देश की बागडोर आपके बदौलत चलती है। विश्वकर्मा योजना के तहत आपको लाया गया कि जो कार्य लोग करते हैं उसी पैसे में रखा जाए, तो ऐसे देश नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए उनको संवैधानिक अधिकार देना पड़ेगा। जी, आपका परिचय। मैं अशोक शर्मा, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय। आज की जो परिस्थिति है, जो आरक्षण विरोधी परिस्थिति बनाई गई है, उसके संबंध में यहाँ पर श्री सुरेंद्र पंचाल जी के बुलाए हुए सभा में आमंत्रित हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक हम अपने आप को न्याय नहीं पा सकते। जब तक कहीं ना कहीं गैप जो बना हुआ है उस गैप को हम लीकेज से नहीं बचाएंगे तो हमारी जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसी के तत्वाधान में अभी तत्कालीन जो माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो निरस्त किया गया है उसके हम अपील में जाने वाले हैं और उसके पैरवीकार श्री कामतालाल ठाकुर जी हैं। मैं उसकी पैरवी कर रहा हूं और मैं याचिका दाखिल करने जा रहा हूं, SLP फाइल करने जा रहा हूं। चूँकि इस व्यवस्था को नहीं लागू होने देना, ये हमारी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो चाहती है कि कभी भी ये लागू ना हो। बट इन साम्राज्यवादी ताकतों को मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान इतना कमज़ोर नहीं है और भारतीय संविधान में इतनी शक्तियाँ हैं जो समानता का अधिकार सबको प्रदान करता है और वो मैं करवा करके रहूँगा। इसी रीजन से, इसी कारण से यहाँ पर हम सुरेंद्र पंचाल जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। जी, आपका परिचय। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन काल से ही मैं शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया हूँ और उसी मुहिम को लेकर आज 1000 किलोमीटर दूर से जय भगवान साहब और हरी साहब, ये तमाम जगबीर साहब और सुरेंद्र पंचाल जी के आह्वान पर हम लोग 1000
किलोमीटर से आपके हरियाणा रोहतक में हम आए हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो बिहार और झारखंड, वो बिहार और हरियाणा से जो लगाव था वो देवीलाल जी के साथ था, वो आज अधूरा सपना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए आज सामाजिक न्याय आंदोलन की जो आवाज़ें चल रही थी, तो आज ये रोहतक में आज यहाँ सामाजिक न्याय सम्मेलन के रूप में तमाम छोटे छोटे, जिसको 1930-31 में लंदन में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस पीरियड में एक तरफ बाबा साहब ने जो संघर्ष किया ब्रिटिश हुकूमत के साथ, कहा कि हम अनटचेबल है, संघीय लोकपालिका, संघीय विधान पालिका और कार्यपालिका और राजकीय सेवाओं में मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। दूसरी तरफ उस टचेबल वर्ग को कहा गया कि ये तो बड़े लोगों के बीच में आना जाना है, वो टचेबल कौन है, उसी के आज क्लियर करने के लिए हम आज रोहतक में, हरियाणा के रोहतक में यहाँ आए हैं सामाजिक न्याय सम्मेलन के माध्यम से। तो आज पूरे भारत में उसी वो संघीय लोकपालिका और संघीय विधानसभा का रूपरेखा, जब संविधान बना तो उसको लोकसभा कहा गया, संघीय लोकपालिका यानी लोकसभा का शेप दिया गया, और कानून के तहत आर्टिकल 330 के रूप में वो था। परिभाषा उसका ये है कि संघीय लोकसभा, संघीय लोकपालिका को जो लोकसभा के रूप में आर्टिकल 330 के तहत जो सवाल उभर कर आई, तो 545 में 131 नुमाइंदे पर 5 साल पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो रही है। दूसरी तरफ आर्टिकल 332 के तहत वो 4139 विधानसभा पूरे भारत में है, जो उसमें भी 1178 SC/ST के नुमाइंदे पर पूरे भारत में जा रहे हैं। और जिसको टचेबल का वो शेड्यूल नहीं बन पाया, आज तक वो जननायक कर्पूरी ठाकुर 1952 से लेकर 2017 के 2088 तक जो संघर्ष किए, वो आज भी 1988 तक जो 88 तक जो संघर्ष किए, आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। आज हरियाणा में सामने हरियाणा विधानसभा का चुनाव करीब करीब 2-4 महीनों के अंतराल में है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि आज यहाँ 90 विधानसभा है, जिसमें टचेबल वर्ग यानी आज के वो शेड्यूल बनी थी उस 1930, 31, 32 में ही उनके शेड्यूल का नाम हुआ था। शेड्यूल मतलब होता है सूची, क्रमबद्ध जिसको कहते हैं, कास्ट माने जाति, जाति की शेड्यूल बनी थी, उसकी सूची बनी थी। उनके हिस्से में 4139 विधानसभा में 1178 जो आया, उसी प्रकार के ये हरियाणा सरकार में 90 विधानसभा है, जिसमें 17 सीटें उनके लिए सुरक्षित है। वो टचेबल वर्ग कौन है, जिसको कहा गया उनकी शेड्यूल नहीं बनी, उनकी सूची नहीं तैयार हुई, वो है पुश्तैनी सेवा पर आधारित लोग। तो इसमें जितने भी पुश्तैनी सेवा पर आधारित लोग हैं, वही लोग खास करके इसमें आए हैं कि आज तक उनकी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित नहीं हुआ है। तो आज हम लोग ये हरियाणा विधानसभा में हम तमाम 90 सीटों पर चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम अपने लोगों के बीच में 17 सुरक्षित क्षेत्र है, हर जिले में लगभग 1-1 सीटें हैं। हम वहाँ तैयारी करेंगे, चूँकि मेरा वो टचेबल वर्ग, जिसको डिप्रेस क्लास कहिएगा, जिसको मोस्ट बैकवर्ड कहिएगा, जिसको अति पिछड़ा कहते हैं, वो MBC कहते हैं, यही वोटर उस रिजर्वेशन पर हम वोट डालते हैं तो वो विधानसभा में जाते हैं। 1952 से लेकर 2024 तक वो प्रतिनिधि जो झारखंड में, जब हरियाणा जो सरकार बनी, तब से वो हमारी आवाज़ विधानसभा में नहीं उठा रहे। उसी को पूरा करने के लिए आज यहाँ हरियाणा के रोहतक में एक बैठक हुई है और ये सम्मेलन बुलाई गई है। चूँकि अभी सामने चुनाव है, उसमें हम 17 सीटों पर ही हम मीटिंग लगाएंगे, उनको एहसास कराएंगे। अगर से हम वोट नहीं दे पाते हैं तो आप जा पाएंगे क्या? तो अगर से आप हमारी बातें विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में हमारी विकास की बात नहीं कर पाते हैं, तो आज हम सम्मेलन कर रहे हैं, हम उनसे वार्ता करेंगे कि आप भी उसके चौहद्दी में
जिस विधानसभा में रिजर्वेशन है उसके आजू बाजू में मैं भी समान सीट है, मैं भी कैंडिडेट, हमारे लोग उतरेंगे और शेड्यूल कास्ट से लोगों से अपील रहेगा कि आप मुझे भी वोट ट्रांसफ़र करें और मैं भी रिजर्वेशन पर वोट ट्रांसफ़र करूंगा, तभी दोनों मिलकर हम जाएंगे विधानसभा हरियाणा और हरियाणा में अपनी बात आने वाले जो टचेबल वर्ग के लोग हैं, जो पुश्तैनी सेवा पर आधारित लोग हैं, आज भी एक भी विधान नुमाइंदे हमारे विधानसभा में नहीं पहुंच रहे हैं और हमारी आवाज़ें वहां नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए आज ये सम्मेलन बुलाई गई है और हमारे जय भगवान साहब हैं और वो सुरेंद्र पंचाल साहब हैं, जयवीर साहब हैं, हरीश है, प्रजापति साहब हैं, ये सारे लोग मिल करके ये अभियान यहाँ चलने के लिए शुरू हुआ है ताकि ये रोहतक में जो सीटें हैं वहीं से उसी विधानसभा में हम लोग पहला मीटिंग करेंगे, फिर उसी प्रकार जहाँ जहाँ रिजर्वेशन क्षेत्र है उसी सुरक्षित क्षेत्रों पर हम लोग मीटिंग करेंगे। वो शेड्यूल कास्ट से वार्ता करेंगे कि भैया शादी होता है, फंक्शन होता है तो तुम्हारे घर में हमने कुछ पैसा गिफ्ट देते हैं और उसके बाद तब भी हमको नहीं लौटाओगे तो संबंध बिगड़ जाता है। तो इसी क्रम की वजह से वो सुरक्षित विधानसभा पर हम लोग तैयारी करेंगे और आने वाला ये जो 3-4 महीने के अंतराल में जो विधानसभा है हमारे नुमाइंदे विधानसभा में प्रवेश करेंगे, तभी कानूनन उनको हक दिला पाएंगे, वो आवाज़ें उठा पाएंगे। यही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय विज्ञान, जय कर्पूरी। जी, आपका परिचय। मैं श्री राम सेन मध्य प्रदेश से हूँ और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो फार्मूला है वो पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए, ये बात तय है। दूसरी बात जो है कि अभी जो चुनाव होना है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, सभी राज्यों में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर है, तो हमारी निगाह जो है उस चुनाव के ऊपर भी है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो इस बात का लेकर देश में बहुत चर्चाएं होती हैं आरक्षण को लेकर के, हमारा बेटा या बेटी जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा देता है वो सबसे टॉप मोस्ट अंकों से पास होता है, उसमें कोई आरक्षण तो है नहीं। आरक्षण सिर्फ इसलिए है कि वो दबे कुचले वर्गों को, जिनको सदियों से कुचला गया है, जो अपने कार्य में माहिर हैं, चाहे वो लोहार हो, चाहे नाई हो, चाहे सुतार हो, चाहे तेली हो, कोई भी हो, मतलब इस तरह की जो व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत उनको अभी तक लाभ नहीं मिला है और उस लाभ को देने की बात करते हैं। दूसरी बात, इस समय देश के अंदर माननीय मोदी जी ने 5 वर्गों में बांटने का काम किया और हाँ वो विधानसभा, और उसमें क्या किया है इन्होंने कि जातियों को बांट कर के ये केवल देश की जो सुख समृद्धि और जो संपदा है उसको हड़पना चाहते हैं और 10-20% में लोगों को करके उनको लड़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने इस बार कमर कस ली है कि हम जो 4-5 राज्यों में चुनाव हैं हम निश्चित ही चुनाव में भागीदारी करेंगे और बिल्कुल डंके की चोट पूरे 5 राज्यों में अच्छे तरीके से काम करने का काम करें। और जो दूसरी बात, जैसे महाराष्ट्र है तो इस समय महाराष्ट्र को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति आप समझ ही रहे हैं किस तरह की महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है। और उस महाराष्ट्र की राजनीति में हम लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि ओबीसी महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर और बड़े पैमाने पर है और वहाँ की जातियाँ इससे संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि अभी तक अति पिछड़ों की बात देश में किसी ने नहीं की है। इसलिए दूसरी बात ये और है कि ये बात सब लोग समझ गए हैं कि यहाँ 32% अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में मतलब जो दिया गया था संविधान के अनुसार आरक्षण बिहार के अंदर, और उसको हटाने का काम किया है। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि देश के अंदर 420 सांसद जो SC ST OBC के हैं, और हम चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर महाभियोग आए और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।